दोस्तों, क्या आपको लगता है इस युग में यानी 2026 में किसी देश को जीतना इतना आसान है? वेनेजुएला कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है। इसके पास रूस के सुकोई 30 फाइटर जेट्स है, S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया का सबसे घातक कवच सिस्टम माना जाता है। लेकिन 18 दिसंबर 2025 की रात एक भी मिसाइल नहीं चली, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के मैदानों को वेनेजुएला की सीमाओं से हटाकर वहां के जनरलों की जेबों में शिफ्ट कर दिया था। जानने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में जाना होगा। साल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी। लेकिन फिर भी इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। वेनेजुएला में सीआईए ने ऑपरेशन मीर जाफर का 21वीं सदी का वर्जन चलाया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पिछले 2 सालों में वेनेजुएला के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की लिस्ट बनाई और उन्हें 2 फाइलें दिखाई गई। पहली फाइल में उसकी मौत का वारंट और वॉर क्रिमिनल का ठप्पा, और दूसरी फाइल में फ्लोरिडा में एक आलीशान बंगला और स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में लाखों डॉलर की जानकारी। यहाँ पर वर्दी के ऊपर डॉलर भारी पड़ गया। जब मादुरो ने आधी रात अपने कमांडर्स को फोन किया होगा तो शायद फोन उठा ही नहीं पाए होंगे। रडार को जानबूझकर ऑफ रखा गया ताकि अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बिना किसी रोक टोक के राष्ट्रपति भवन के ऊपर मंडरा सके। इसे कहते हैं बिना गोली चलाए देश बेचना। जो काम मिसाइलें नहीं कर पाई वो काम गद्दारों के दस्तखतों ने कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सिराजुद्दौला को धोखे से मारा गया था, ये काम ठीक वैसे ही था जैसे सिराजुद्दौला को धोखे से मारा गया था। बात करते हैं उस काले सोने की जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया नाचती है। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का भंडार है और ये तेल का भंडार सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन ट्रंप को सिर्फ तेल नहीं चाहिए था, उसे डॉलर की बादशाहत बचानी थी। देखो, इन बातों को ठीक से समझो। देखो, दुनिया के 80% तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। कल को वेनेजुएला कहता है कि मैं मेरा तेल डॉलर में नहीं बेचूंगा बल्कि चीन की करेंसी युआन और ब्रिक्स में बेचूंगा, तो आप जानते हो इनसे क्या होगा? अमेरिका के जो डॉलर की वैल्यू है ना, वो मिट्टी में मिल जाएगी। अमेरिका जो बिना कुछ बनाए पूरी दुनिया पर राज कर रहा है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक बार आप पीछे का इतिहास देखो। जब सद्दाम हुसैन ने कहा था मैं अपने तेल को यूरो की करेंसी में बेचूंगा, तो पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया था। जब गद्दाफी ने कहा था कि मैं गोल्ड दिनार लाऊंगा, तो लीबिया को पूरा खंडर बना दिया था। और मादुरो भी यही गलती कर रहा था। मादुरो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे थे जहाँ पर उन्हें डॉलर की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। दिसंबर 2025 में जब ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला का तेल हमारा है, तो वो सिर्फ अपनी कंपनियों का मुनाफा नहीं देख रहे थे, वो वहां की करेंसी डॉलर को वेंटिलेटर पर जाने से बचा रहे थे। क्योंकि अमेरिका का कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। अगर अमेरिका के डॉलर की डिमांड गिरी तो अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए मादुरो को हटाना लोकतंत्र की मजबूरी नहीं है, अमेरिका के अस्तित्व की मजबूरी थी। ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट का सर्वाइवल गेम है। लेकिन रुकिए, इस डकैती में एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा बहुत ही कम हो रही है, एलोन मस्क। वेनेजुएला का तेल तो सिर्फ हेडलाइन है, लेकिन इसमें असली लूट सोना और मिनरल्स की है। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक में 161 टन सोना रखा और जमीन के नीचे 10,000 टन। आज की तारीख में इन सब चीजों की कीमत ट्रिलियंस में है, लेकिन इनकी दिलचस्पी सोने से ज्यादा कोल्टन और लिथियम पर है। क्योंकि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और बिना लिथियम के टेस्ला की बैटरियां नहीं बन सकती। और वेनेजुएला का अमेजन इलाका इन सभी चीजों से भरा पड़ा हुआ है। देखो, यहाँ पर हमें एलोन मस्क की मानसिकता को समझना होगा कि उनके 2020 के ट्वीट को देखिए। उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा था हम जिसका चाहे तख्ता पलट देंगे। एलोन मस्क और ट्रंप का गठबंधन कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्रंप को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी थी और एलोन मस्क को वहां के खदानों की चाबी। जैसे ही मादुरो को वहां से हटाया जाता है, वेनेजुएला के खनिज संसाधनों पर अमेरिका की कंपनियों का कब्जा शुरू हो गया और लोग इन सब चीजों को 21वीं सदी का उपनिवेशवाद कह रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के लिए आती, आज टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों के लिए खनिज चाहिए। और इस धंधे के बीच में जो भी नेता आएगा उसे तानाशाह घोषित करके रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये कोई लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये सिलिकॉन और बेली की भूख मिटाने की जंग है। अब हम जिन चीजों के बारे में बात करें वो सबसे डरावनी बातें। जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया था उससे पहले वेनेजुएला में एक डिजिटल ब्लैकआउट हुआ।
कभी क्या आप सबने सोचा है कल को आपके फोन में जीपीएस काम करना बंद कर दे, आपके बैंक के सारे सर्वर ठप हो जाए, आपकी सेना के रडार अंधे हो जाए, तो आप क्या करोगे? और यही सब चीजें वेनेजुएला के साथ हुई है। स्टारलिंक और अमेरिका टैंक जॉइंट से नहीं मिलकर एक बटन दबाया और वेनेजुएला यानी पूरा देश ऑफ हो गया। और इस वक्त सेना के पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, तो रडार पर दुश्मनों का जहाज नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अमेरिका का था और इसे कहते हैं डिजिटल स्लेवरी। आपकी टेक्नोलॉजी आपकी अपनी नहीं है, तो आपकी आजादी एक सिर्फ कागजी कागज है। आज के समय चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को दुनिया गाली देती है, उन्होंने अपना इंटरनेट अलग क्यों रखा, लेकिन आज इन सब चीजों को देखकर समझ में आता है उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपना यूट्यूब, अपना व्हाट्सएप और अपना जीपीएस इसलिए बनाया ताकि कोई वॉशिंगटन में बैठ उनके देश की लाइट बंद ना कर सके। और हमारे देश के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा सबक है। आज भले हम और हमारा देश डिजिटल इंडिया की बात करते हो, लेकिन हमारे फोन का ओएस, हमारा डेटा आज भी अमेरिका सर्वर पर काम करता है। वेनेजुएला की यही आप बीती बताती है, युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, आपके स्मार्टफोन की चिप के अंदर भी लड़ा जा सकता है। अगर आप डिजिटल आत्मनिर्भर नहीं है, तो आप एक स्लीपर सेल पर बैठे हुए हैं जिसे अमेरिका जब चाहे एक्टिवेट कर सकता है। अब आप सब लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, क्या आज के समय हम एक सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं? 1823 में अमेरिका ने मनरो डॉक्ट्रिन बनाई थी और जिसमें उन्होंने कहा था पूरा लैटिन अमेरिका की जागीर है। और आज 200 साल बाद भी उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। मदुरो अच्छे थे या बुरे, वो फैसला उसकी जनता करती, लेकिन ये फैसला ट्रम्प और मस्क ने, ये जो गुंडागर्दी आज वेनेजुएला में हुई है, कल को यही गुंडागर्दी किसी भी देश के साथ में हो सकती है। जो भी देश डॉलर को चुनौती दे, जो भी देश अपनी शर्तों पर जीना चाहेगा, उसके बेडरूम में अमेरिका की सेना घुस सकती है। और हमारे देश भारत को भी पड़ोस में हो रहे बदलाव को इसी नजर से देखना चाहिए। जब बांग्लादेशों में तख्ता पलट हो सकता है, अब आप सब सोचोगे इसके पीछे कौन है? देखो, इन सब चीजों का पैटर्न हमेशा वही रहता है। सबसे पहले प्रतिबंध लगाओ, जनता को भूखा मारो, गद्दारों को पैसा दो और फिर लोकतंत्र का मसीहा बनकर घुस जाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।